वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। होप सो यू आर ऑल वेल। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी वीडियो जो होंगी इसमें हम नेशनल एमडी कैट, यूईटी का जो ई कैट है, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो या आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो, तो इन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। और ये अब डिपेंड करता है किसी भी स्टूडेंट्स का कि अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स आप कौन कौन से टॉपिक करना चाहते हैं, कौन से नहीं करना चाहते, आप उनको मिस करके भी सुन सकते हैं। तो ये हमारी एक सीरीज़ होगी जिसमें हम कंप्लीट जो चैप्टर होगा उसको सिर्फ एक ही वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। और ये टू द पॉइंट कवर करेंगे, ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। वैसे तो एक एक टॉपिक के ऊपर अगर हम बोलना चाहें तो घंटों बोल देते हैं अगर उसकी फर्दर डिटेल में जाएं, लेकिन इन वीडियोस में हम टू द पॉइंट और जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट अहम होते हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये फिज़िकल केमिस्ट्री का पोर्शन है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फंडामेंटल केमिस्ट्री। तो सबसे पहले उसमें आता है एटम्स। एटम देखें, एक ऐसी चीज़ होती है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी करती, ठीक है। अब इसमें जो समझने वाली चीज़ है वो ये दो वर्ड हैं, ठीक है, कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। इसका क्या मतलब है? हमने पढ़ रखा है कि जितनी भी नोबल गैसेस हैं, लाइक हीलियम है, लाइक आर्गन है, नियॉन है, क्रिप्टॉन है, ये सारी की सारी जो हैं ये एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो ये एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। और इसके बरक्स अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, H2, तो हमने कभी भी नहीं देखा होगा कि ये H की फॉर्म में एग्जिस्ट करे। यानी ये जो H है ये एक एटम है हाइड्रोजन का, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरह क्लोरीन की बात कर लें तो क्लोरीन का अगर सिंगल एटम लें, क्लोरीन एटम, तो ये भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। तो इट्स मीन कि ये हैं तो एटम लेकिन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर रहे। सो एटम एक ऐसी चीज़ होगी, पहली बात तो ये मैटर है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है, और ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू योर बुक डेफिनेशन है इसकी। और इसके अलावा भी हम कह सकते हैं कि एटम जो होती हैं वो चीज़ होती है, वो यूनिट होता है छोटा, जो कि किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। या इसके अलावा भी आप कह सकते हैं कि एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। जितनी भी चीज़ें हैं यूनिवर्स में, सारी की सारी चीज़ों का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो एटम है, ठीक है। तो अगर आप इतना कुछ याद रख सकते हैं तो इट्स वेरी गुड, ठीक है। सबसे अब हम थोड़ी सी इसकी देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो सबसे पहले 500 BC में ग्रीक फ़िलासफ़र जो थे उनका ये मानना था कि जो मैटर होती है, मैटर को अगर हम छोटे पीसेस में कट करते जाएं तो एक बेसिक यूनिट तक पहुंच जाएंगे जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, जिसको हम फर्दर छोटा नहीं कर सकते। ये उनका मानना था। लेकिन बाद में ये वाली डेट और डेमोक्राइटस ने कहा कि वही जो चीज़ें हैं जिसको हम छोटा नहीं कर सकते, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, फर्दर कट नहीं कर सकते, यानी इनडिविजिबल होती हैं चीज़ें, उसको उन्होंने एटम का नाम दे दिया। ये डेमोक्राटस ने कहा। इसी तरह उसके बाद 1805 में साइंटिस्ट है जॉन डाल्टन, उसने क्या किया, उसने अपनी दो थ्योरी जो थे ना कॉन्सेप्ट दिए। एटॉमिक थ्योरी दी जिसके दो कॉन्सेप्ट हैं, जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास हमने पढ़ रखा है कि कंजर्वेशन मीन
कंजर्व रहना, कांस्टेंट रहना। इसका क्या मतलब है कि जो मैस होगा वो ऑलवेज कंजर्व रहेगा। मतलब क्या है इसका कि मैस कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, या ना तो हम मैस को क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओनली चेंज फ्रॉम वन काइंड टू अनदर, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। तो दिस इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब चीज़ें मिलेंगी, फॉर एग्ज़ाम्पल छोटी छोटी चीज़ें मिलती हैं, कोई नया कंपाउंड बनता है, लेट से वाटर बनता है, ठीक है। तो वाटर किन चीज़ों से बनता है? वाटर जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो वाटर बनता है। तो इसका क्या मतलब है कि जितना मैस वाटर और ऑक्सीजन का मिलेगा उतना ही नया बी बनेगा, ठीक है। इस कंपाउंड का उतना ही मैस होगा। और दूसरा जो लॉ है इसका वो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब है कि जब भी चीज़ें मिलेंगी एक डेफिनेट प्रोपोर्शन के साथ मिलेंगी, डेफिनेट निस्बत के साथ मिलेंगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब वाटर बनता है तो एक स्पेसिफिक रेशो में ही चीज़ें मिलेंगी तो वाटर बनेगा। देखें, इसको देखते हैं। हाइड्रोजन का मैस हो गया 2, ऑक्सीजन का हो गया 32, और कुल मिला के ये बन रहा है हमारे पास 34 ग्राम, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं वाटर का, तो वाटर बन रहा है 18 ग्राम। तो यहाँ पे चेक करें कि इतना मैस मिला था, इतना बना, यानी बनने वाला कम है। इट्स मीन कि ये इक्वेशन अभी बैलेंस नहीं है, रॉन्ग है। इस निस्बत में मिलेंगे तो वाटर नहीं बनेगा। कैसे मिलेंगे फिर ऐसे हमको करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखें, तो अब इसका मैस जो है ये बन गया 4 ग्राम और प्लस 32 ग्राम, और ये टोटल बन जाएगा 36 ग्राम, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट्स मीन कि अब इसका जो मैस है वो भी 36 ग्राम हो गया। यहाँ पे चेक कर लें। अब इस इक्वेशन के ऊपर दोनों लॉ जो है वो एप्लीकेबल हैं। मीन कि एक तो वो डेफिनेट रेशो में मिल रहे हैं जब भी वाटर बन रहा है। डेफिनेट रेशो मीन कि 4 हाइड्रोजन मिल रही हैं और 2 ऑक्सीजन मिल रही हैं, ठीक है, वाटर बनाने के लिए। और दूसरा जो है जितना मैस मिला है उतना ही मैस बना है। तो दिस इज़ एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन मैस और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। उसके बाद ये डेट है और जे बर्ज़िलियस साहिब हैं, इन्होंने 2 काम किए। नंबर 1, इन्होंने क्या किया कि जितने भी एलिमेंट्स थे उनके एटॉमिक मैस उसने प्रेडिक्ट किए। दूसरी चीज़ कि जितने भी एलिमेंट हैं उनको हम डिफरेंट सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिंबल देने का तरीका जो था उसने डिस्कवर किया या डेवलप किया, और एटॉमिक मैस। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे विद रिस्पेक्ट टू MCQs, क्या क्या किसने किया और किसकी क्या सोच थी, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रिसर्च, देखें एटम, अभी तक हमने जो बात की है ना, जो पीछे कॉन्सेप्ट थे उसके अकॉर्डिंग एटम एक सिंगल यूनिट है जो कि इंडिविजिबल है, ठीक है। इंडिविजिबल मतलब उसको सब डिवाइड नहीं कर सकते, उसको फर्दर छोटा नहीं कर सकते। लेकिन जो मॉडर्न रिसर्च थी उसने ये बता दिया कि जो एटम है उसमें फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल भी होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाइड्रोन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, etc। यानी पहले तो ये मानते थे कि एटम एक सिंगल ऐसा यूनिट है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन जो जो वक्त गुजरता गया, डेवलपमेंट होती गई, मॉडर्न रिसर्च के अकॉर्डिंग ये सामने आया कि एटम के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइक साइंसदानों ने कह दिया कि भाई 100 इस तरीके के पार्टिकल हो सकते हैं। ताहम जब भी हमें पूछा जाए कि फंडामेंटल पार्टिकल कौन सा है, फंडामेंटल पार्टिकल कौन से हैं,
तो ये तीनों जो हैं ये फंडामेंटल पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दीज आर फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक है, वैसे तो 100 से भी अबव पार्टिकल एक एटम में मौजूद हैं और जिसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं, लेकिन फंडामेंटल पार्टिकल की जब बात करेंगे तो उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन आएंगे, प्रोटॉन आएंगे और न्यूट्रॉन आएंगे। नेक्स्ट उसके एविडेंस भी देखेंगे। एविडेंस हमें पता है कि एटम्स बहुत छोटा है, इम्पॉसिबल है उसको देखना, एक सिंपल ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के थ्रू देखना बहुत डिफ़िकल्ट है, उसको हम नहीं देख सकते। उसकी रीज़न ये है कि एक आम माइक्रोस्कोप जो होती है वो 500 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ की रेंज होगी वहाँ तक किसी चीज़ को देख सकती है। ठीक है, लेकिन फिर फर्दर आगे एडवांसमेंट हुई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू उसका इमेज लिया गया। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की बीम इस्तेमाल की जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक बीम इस्तेमाल की जाती हैं। और इस वाली जो माइक्रोस्कोप है, ये वाली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत शॉर्ट होती है। अब वेवलेंथ शॉर्ट होने का मतलब है कि एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ का और एनर्जी का जो रिलेशन होता है वो इन्वर्स होता है। जितनी वेवलेंथ होगी कम, उतनी होगी एनर्जी ज़्यादा। इट्स मीन कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है इलेक्ट्रॉनिक बीम की, और उसकी एनर्जी बहुत हाई होती है, और उससे हम एक इमेज ले सकते हैं, ठीक है, एटम का। और जो इमेज लिया गया, उस इमेज को क्या किया गया, अब जो इमेज लिया गया वो एक ग्रेफाइट पीस का लिया गया, ठीक है, और उसको इमेज को इतना मैग्नीफाई किया गया, यानी 15 मिलियन टाइम्स जो है था उसको मैग्नीफाई किया गया, और उसके बाद उसकी जो थी ना इस तरीके की लाइनें जो थी ना हमें ऑब्ज़र्व हुई, और एटम को फिर भी हमने नहीं देखा। ठीक है, अगर हम अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो कहता है कि अगर एक सिंगल डार्ट लगाते हैं तो इस डार्ट के अंदर 2 मिलियन एटम्स हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम एक पेंसिल के साथ फुल स्टॉप लगाते हैं तो उस फुल स्टॉप में इतने एटम हो सकते हैं। ये आइडिया है जहन में रखने के लिए। उसके बाद फर्दर एक्स रेज़ वर्क किया गया, एक्स रेज़ का इस्तेमाल किया गया जो कि मज़ीद हाईली एनर्जेटिक रेज़ होती हैं एक्स रेज़। उसके इस्तेमाल से हमने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन का डायमीटर फाइंड आउट किया, और डायमीटर का आपको पता है कि हाफ ऑफ द रेडियस जो होता है डायमीटर होता है, तो वो इतना फाइंड आउट किया गया, 2 × 10⁻⁻10 मीटर या 0.2 नैनोमीटर। ठीक है, और 1 नैनोमीटर जो होता है वो इस फिगर के इक्वल होता है। ये जो पॉइंट हैं ये इंपॉर्टेंट हैं विद रिस्पेक्ट टू MCQs, ये डाटा आपको याद रखना होगा। और मैथ्स की जो रेंज है वो ये है 10⁻⁻27 to -25 kg। अगर आपसे कोई ग्राम में पूछता है तो ग्राम में इसको कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल, एटम की जब हम बात कर रहे थे तो एटम तो होता था कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, 2 ऑप्शन थे। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है ना वो सिंपल एक है कि मॉलिक्यूल ऑलवेज एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इसकी क्या वजह है? फॉर एग्जांपल देखें, क्लोरीन है, ये एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। कभी भी आप नहीं देखेंगे कि क्लोरीन इस फॉर्म में एग्जिस्ट करे, नहीं। हाइड्रोजन है, कभी भी आप नहीं देखेंगे कि H की फॉर्म में एग्जिस्ट करे। क्यों? कि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद तो ये ऑलवेज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा। अब इसको हम मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होती है कि कितने नंबर ऑफ़ एटम्स हैं किसी मॉलिक्यूल के अंदर। फॉर एग्जांपल क्लोरीन है,
तो क्लोरीन में कितने एटम हैं, 2 हैं, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसी तरह हाइड्रोजन है, 2 एटम हैं, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसी तरह वाटर की एटॉमिसिटी आपसे कोई पूछता है तो इसमें कितने एटम हैं, 3 हैं, इसकी एटॉमिसिटी 3 हो जाएगी। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड की कोई आपसे एटॉमिसिटी पूछता है तो 2 हाइड्रोजन के एटम, 1 सल्फर का, 3 ऑक्सीजन के 4, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो एटॉमिसिटी क्या होगी, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। और उसके बाद दूसरी जो क्लासिफिकेशन है वो है सेम और डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स। दूसरी जो क्लासिफिकेशन ये होगी कि किस किस्म के एटम्स हैं उसमें, सेम हैं या डिफरेंट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लोरीन के अंदर देखें तो सेम है, ठीक है, सेम एटम है। इसी तरह ऑक्सीजन में भी सेम है, O3 में भी सेम है, N2 में भी सेम है, ठीक है, तो P4 में सेम है, सल्फ़र में सेम है। तो जिसमें सेम एटम होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, होमो एटॉमिक, ठीक है, होमो एटॉमिक, होमो मीन सेम, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। और जिसमें डिफरेंट हुए, डिफरेंट फॉर एग्जांपल अभी हमने बात की वाटर की, वाटर में डिफरेंट एटम हैं, ये क्या होगा, हेट्रो एटॉमिक, हेट्रो मीन डिफरेंट। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड में डिफरेंट एटम हैं। इसी तरह कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें डिफरेंट एटम इन्वॉल्व होंगे वो क्या होगा, हेट्रो होगा, ठीक है, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल होंगे वो। और तीसरी क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ या मॉलिक्यूलर वेट। अब साइज़ छोटे जिनके होंगे उसको हम बोलेंगे, छोटे साइज़ वालों को बोलेंगे माइक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो मतलब छोटा। और जिनके ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होंगे, बड़े साइज़ होंगे, उनको हम बोलेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल। अब कितना छोटा होगा कि वो माइक्रो होगा या कितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा कि वो मैक्रो होगा, इसके लिए हमने देखना है मॉलिक्यूलर वेट। अगर 10 के यानी 10 के 10,000 से नीचे अगर मैस हुआ तो वो होगा माइक्रो। अगर 10 के से ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट हुआ, मतलब 10,000 से ज़्यादा जिनके मॉलिक्यूलर वेट होंगे उसको हम बोलेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल, मतलब बड़े मॉलिक्यूल। तो ये इस डायग्राम से आप इजीली समझ सकते हैं कि सेम साइज़ की बेस के ऊपर मैक्रो और माइक्रो, ठीक है। और एटॉमिसिटी की बेस के ऊपर अगर एक एटम हुआ तो मोनो, 2 हुए तो डाई, 3 हुए तो ट्राई, और 3 से ज़्यादा हुए तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। और काइंड ऑफ एटम्स की बेस के ऊपर देखें तो काइंड ऑफ एटम्स की बेस के ऊपर होमो होगा, सेम काइंड के हो सकते हैं या डिफरेंट काइंड के हो सकते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है हेमोग्लोबिन से रिलेटेड। हेमोग्लोबिन जो होती है हमारे ब्लड में मौजूद होती है, और इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है कि ऑक्सीजन को कैरी करना, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक ऑक्सीजन को ले जाना, ठीक है। और उसके बाद इसकी साइज़ की बात करता है कि हेमोग्लोबिन जो है इसमें 10,000 एटम होते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम होते हैं, 10,000। तो अगर आपसे कोई हेमोग्लोबिन की एटॉमिसिटी पूछता है तो वो कितनी हो जाएगी, 10,000 उसकी एटॉमिसिटी हो जाएगी। मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर 10,000 एटम इन्वॉल्व होते हैं। और इसका जो साइज़ होता है, यानी इसका जो साइज़ होता है कि ये कितनी बड़ी हो जाती है, तो ये एक हाइड्रोजन का जो एटम होता है उससे 68,000 ज़्यादा बड़ी होती है। यानी हाइड्रोजन का अगर हाइड्रोजन के हम 68,000 एटम लेते हैं ना, ठीक है, हाइड्रोजन के, तो वो वन मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन के इक्वल होंगे, ठीक है। हेमोग्लोबिन ये हेमोग्लोबिन है, मतलब क्या है कि हेमोग्लोबिन इतना बड़ा है हाइड्रोजन से, ठीक है। नेक्स्ट है जी आइंस। आइंस वेरी सिंपल कि
एनीथिंग दैट हैव पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, किसी भी एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आपको नज़र आता है तो आप देख के कह सकते हैं कि ये कोई आयन है, ठीक है। अगली बात आती है इनकी टाइप्स की। पॉजिटिव हो सकते हैं जिनको हम केटायन बोलते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं जिनको हम एनायन बोलते हैं, ठीक है। नेगेटिव जो होते हैं ये पॉजिटिव केटायन होते हैं और नेगेटिव जो होते हैं उनको हम बोलते हैं एनायन, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, याद रखना। फॉर्मेशन कैसे होती है? केटायन कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन लूज़ होता है, ठीक है। जब किसी न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर जाएगा तो जो नई चीज़ बनेगी वो केटायन बनेगा, ठीक है। और केटायन जो बनता है, हमें पता है कि हमने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवाना है तो हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो एनर्जी जब हम देते हैं, जो प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी दाखिल करवानी पड़े उसको एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि केटायन फार्मेशन इज़ एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। उसके मुकाबले में देख लें नेगेटिव आयंस, यानी एनायन बनाना है हमने, तो हम इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? ऐड करेंगे किसी न्यूट्रल एटम में, या न्यूट्रल ना भी हो किसी भी चीज़ में, जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो उस वक़्त बनेगा एन आयन। और ऐड करवाते हुए, इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हुए रिपल्शन होती है। रिपल्शन होती है जिस वजह से एनर्जी जो होती है वो निकलती है, ठीक है। तो किसी प्रोसेस में अगर एनर्जी निकलती है तो उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि फार्मेशन ऑफ यूनी नेगेटिव आयन जिसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, उसको बोलेंगे यूनी नेगेटिव आयन। तो जो यहाँ पे हम आगे बात करेंगे भी कि जो यूनी नेगेटिव आयन जब एक दफ़ा बन जाता है ना, वो तो प्रोसेस होता है एक्सोथर्मिक। इसके अलावा जब एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हम ऐड करवाने की कोशिश करेंगे, मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने की कोशिश करेंगे, तो फिर क्या होगा? फिर प्रोसेस जो होगा अगेन एंडोथर्मिक होगा, क्योंकि हमें एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखें जी, साइज़ की बात करते हैं कि जो केटायन का साइज़ होता है वो स्मॉल होता है, केटायन का साइज़ छोटा होता है। उसकी क्या वजह है? उसकी रीज़न सुन लें कि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। ये एक सिंपल कॉमन सेंस की बात करने लगा हूँ मैं, कि जो एटम है और उसमें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, तो सम इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली हैव सम मैस। जब ये निकल जाएगा तो जो नई चीज़ बनेगी तो उसका साइज़ तो कम हो जाएगा। एक तो ये चीज़ है। दूसरी ये चीज़ है कि हमें पता है कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर लूज़ कर गया, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का जो पावर होता है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो मतलब अट्रैक्शन बढ़ जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब बढ़ जाती है तो इस अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से साइज़ जो होता है वो कंप्रेस हो जाता है, ठीक है। साइज़ कंप्रेस हो जाता है, इस वजह से साइज़ छोटा हो जाता है। यहाँ पे एग्जांपल चेक कर लें कि सोडियम जब न्यूट्रल था तो उसका साइज़ 186 पिकोमीटर था, लेकिन जैसे ही उसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, मतलब केटायन बना दिया, तो उसका साइज़ कम हो गया। अब आपको पता चल गया होगा कि साइज़ क्यों कम हुआ है। साइज़ इसलिए कम हुआ है कि अट्रैक्शन बढ़ गई है न्यूक्लियस के दरमियान और जो बाहर रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके दरमियान। अट्रैक्शन बढ़ती है तो साइज़ कंप्रेस कर जाता है, मतलब डिक्रीज़ कर जाता है, कम हो जाता है। उसके मुकाबले में चेक कर लें एनायन जब बनता है तो एनायन कहता है कि लार्जर होता है। लार्जर क्यों होता है? लार्जर की वजह सुन लें कि जब हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है बाहर से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को जब ऐड करेंगे तो ऑलरेडी भी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जब हम ऐड करेंगे तो ये दोनों लड़ना शुरू कर देंगे। लड़ाई के दौरान साइज़ जो होता है वो एक्सपेंड हो जाता है, ठीक है। एक और भी बात सुन लें कि चूँकि नेगेटिव
चार्ज बढ़ जाता है, पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है, तो ये न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो भी कम हो जाता है, जिस वजह से साइज़ एक्सपेंड कर जाता है। इस वजह से एनायन का साइज़ बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल भी चेक कर लें। एग्जांपल चेक कर लें, क्लोरीन का जब न्यूट्रल एटम था तो 99 पिकोमीटर उसका साइज़ था, लेकिन जैसे ही उसमें एक हमने मज़ीद इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो साइज़ बढ़ गया। साइज़ क्यों बढ़ गया? रिपल्शन हुई, अट्रैक्शन भी कम हो गई, उस वजह से साइज़ एक्सपेंड कर गया। अब थोड़ी बात कर लेते हैं कि कौन से आयन जो होंगे वो ज़्यादा कसरत में होंगे, पॉजिटिव वाले ज़्यादा होंगे या नेगेटिव वाले ज़्यादा होंगे। देखें, पॉजिटिव आयन जो होंगे ग्रुप की फॉर्म में, ठीक है, वो कम होंगे, बहुत कम होंगे। कार्बोकेटायन बनते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि CH3+ कभी कभी बनता है। इसी तरह मिथाइल, इथाइल केटायन, प्रोपाइल केटायन बनते हैं। तो जो पॉजिटिव ग्रुप वाले केटायन होते हैं उनकी अबंडेंस क्या होती है? लेस होती है। ठीक है, पॉजिटिव आयन मीन कम बनते हैं, और उसके मुकाबले में नेगेटिव आयन बहुत सारे होते हैं। बहुत सारे एग्जांपल आप कोट कर सकते हैं कि नेगेटिव आयन आसानी के साथ बनते हैं और कसरत में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मॉलिक्यूलर आयन। जैसे हमने अभी सिंपल आयन की बात की है ना, सेम उसी तरीके से वहाँ तो हम बात कर रहे थे कि कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं या गेन करते हैं तो कोई आयन बनता है, लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूलर आयन है, उसने मॉलिक्यूल का नाम लिया है। तो मॉलिक्यूल जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा या गेन करेगा, उस वक्त जो आयन बनेंगे उसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर आयन। दो टाइप के हो सकते हैं, अगर तो गेन कर लिया है, अगर तो लूज़ कर लिया है तो वो होगा केटायन, अगर लूज़ करके बना है तो वो होगा, अगर तो लूज़ हो गया है तो वो होगा केटायन, और अगर कर लिया है गेन तो वो होगा एनायन। ठीक है, यहाँ पे चेक कर लें कि ये हम बना कैसे सकते हैं। मॉलिक्यूलर आयन अगर बनाना है तो ये देखें, मॉलिक्यूल एक स्टेबल चीज़ होती है। ठीक है, मॉलिक्यूल एक स्टेबल चीज़ होती है, और स्टेबल चीज़ में से इलेक्ट्रॉन निकालना या ऐड करवाना डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए यहाँ पे हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है? यहाँ पे हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है? हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, हाई एनर्जी हम या तो एक्सरेज इस्तेमाल कर सकते हैं या हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉनिक बीम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर आयन बनाने के लिए हमें हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, और उसके बाद अबंडेंस की बात करें, पीछे जो हम केटायन की बात कर रहे थे तो वो ग्रुप ऑफ केटायन कम होते थे। ठीक है, लेकिन ग्रुप ऑफ एनायन ज़्यादा होते थे। लेकिन यहाँ पे जब मॉलिक्यूलर आयन या केटायनिक आयन और एनायनिक आयन की बात करेंगे तो केटायनिक आयन ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू एनायनिक आयन्स। ठीक है, अगर इम्पोर्टेंस की बात करते हैं हम, तो इम्पोर्टेंस में हम बहुत सारी, जब कोई आयन बनता है, जब मॉलिक्यूलर आयन बनता है तो उससे हम स्ट्रक्चर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। These are some things that you have learned in this topic. Next है relative atomic mass। अगर इतनी बात करें हम एटॉमिक मास की, तो एटॉमिक मास क्या होता है जी? एटम का मास जो होगा, ठीक है, उसको हम एटॉमिक मास बोलेंगे। रिलेटिव का मतलब होता है कि इन कंपैरिजन विद अदर्स, दूसरे के कंपैरिजन में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास का जो कॉन्सेप्ट है ये इस वजह से है कि एटम बहुत स्मॉल होता है, उसको हम नहीं देख सकते, किसी भी चीज़ से हम बैलेंस यानी उसका वेट नहीं कर सकते। ठीक है, ये अलग बात है हम कैसे कैसे उसके मास फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो समझने वाली ये है कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। देखें, सबसे पहले जो हाइड्रोजन होता था वो सबसे छोटा एलिमेंट समझा जाता है और है भी।
सबसे पहले इसको एज ए स्टैंडर्ड इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। इसके कंपैरिजन में, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में दूसरे एलिमेंट्स के मास को लिखा जाता था, ठीक है। यानी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में दूसरों के मास लिखे जाते थे, यानी हाइड्रोजन के रिलेटिव दूसरी चीज़ों के, यानी दूसरे एलिमेंट्स जितने भी थे उनके मास लिखे जाते थे। लेकिन उसके बाद साइंसदानों ने कार्बन 12 का इस्तेमाल शुरू किया। कार्बन 12 का इस्तेमाल इसलिए शुरू किया कि नंबर 1 तो इसका जो एटॉमिक मास होता है वो टोटली होल नंबर होता है, 10.00 एटॉमिक मास यूनिट होता है, ठीक है। एक चीज़ ये थी। दूसरी ये थी कि ये इसकी अबंडेंस होती है, ये कसरत में पाया जाता है। और तीसरी बात ये थी कि ये मोस्टली स्टेबल है, ठीक है, स्टेबल है। इन वजूहात की वजह से इसको स्टैंडर्ड के तौर पे लिया जाता था। और बाद में क्या हुआ कि इसके साथ कंपेयर करके मैसेज लिखे गए दूसरे एलिमेंट्स के, जिसको हम रिलेटिव एटॉमिक मैसेज का नाम देते हैं। अब इसको थोड़ा सा और मैं आसान बात में समझा देता हूँ कि हम अक्सर शॉप पे जाते हैं तो हम उसको अगर बोलते हैं ना कि हमें 1 kg शुगर चाहिए, ठीक है, तो वो क्या करता है, उसने क्या होती है, उसने 1 kg के ऑलरेडी उसके पास वेट होते हैं, वो एक साइड पे वेट डालता है और दूसरी साइड पे शुगर रखता है, तो उसके साथ कंपेयर करके हमें दे देता है। यानी इस स्टैंडर्ड के साथ वो कंपेयर करके हमें शुगर दे देता है। तो इसीलिए जैसे ये 1 kg वाला जो वेट था, जो लोहे का बना हो सकता है किसी भी चीज़ का, वो स्टैंडर्ड था, इसी तरह कार्बन भी यहाँ पे स्टैंडर्ड है। यानी हमने कार्बन को स्टैंडर्ड मान के उसके कंपैरिजन में दूसरी चीज़ों के मास फाइंड आउट किए। तो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, यानी अगर एटम का मास लिखना है तो रिलेटिव एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल का लिखना है तो मॉलिक्यूलर मास, किसी आयनिक कंपाउंड का लिखना है तो फार्मूला मास, और किसी आइसोटोप का लिखना है तो आइसोटोपिक मास, ठीक है। अब देखें रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन देख लें। द रिलेटिव एटॉमिक मास इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर विद द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। अभी मैंने बात की कि कार्बन 12 को इस्तेमाल किया, उसको स्टैंडर्ड के तौर पे हमने मान लिया, उसके कंपैरिजन में दूसरे एलिमेंट के हमने जो है ना मास लिखे, जिनको हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं, और इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट, और इसको AMU की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट को। नेक्स्ट एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट अब होता क्या है, देखें पता क्या किया गया, कार्बन 12 को लिया गया और इस कार्बन 12 का जो एटॉमिक मास यूनिट था वो था टोटली 12 AMU, ठीक है। इसको 12 हिस्सों में डिवाइड किया गया, तो एक हिस्सा जो 12वां होगा वो 1 AMU होगा, ठीक है। और इस 1 AMU को हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। क्या इट इज़ 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के एक एटम का मास होता है 12 AMU, उसको 12 हिस्सों में तकसीम किया तो दिस इज़ एटॉमिक मास यूनिट का नाम देते हैं। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि 1 AMU किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया कि हमने यूनिटी के साथ यानी 1 के साथ डिवाइड कर दिया एवोगैड्रो नंबर को, ये एवोगैड्रो नंबर है, ठीक है, Na की वैल्यू है। तो यूनिटी को एवोगैड्रो के नंबर के साथ डिवाइड करने से हमें ये वाली वैल्यू मिल जाती है। ये ग्राम में है और ये केजी में है, ठीक है। इन सभी वैल्यूज़ को आपने याद रखना है कि 1 AMU का ग्राम के साथ यूनिट क्या रिलेशन क्या है। यहाँ पे चेक करें कि अगर 1 AMU इसके इक्वल होता है तो 1 ग्राम की अगर आपसे कोई बात करता है तो सिंपली 1 AMU के नीचे आ जाएगा 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 AMU। तो ये कन्वर्जन यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आपको मैथ्स दिया हुआ है AMU में, आपसे कोई बोलता है कि इसको ग्राम में कन्वर्ट करो, तो वेरी सिंपल आप इस रिलेशन से दोनों वैल्यूज़ को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। रीज़न फॉर यूजिंग कार्बन एज रेफरेंस, ये हमने पहले ही बात कर लिया कि कार्बन को क्यों इस्तेमाल किया गया एज ए स्टैंडर्ड के तौर पे, एज ए रेफरेंस के तौर पे। तो इसकी वजह यह है कि ये स्टेबल है, ठीक है,
और उसकी दूसरी ये बात है कि इसका जो मास है वो होल नंबर है, ठीक है। और इसकी तीसरी वजह ये है कि इट रिएक्ट्स विद अदर एलिमेंट टू फॉर्म मैनी कंपाउंड्स, ये भी हो सकती है। और ये अबंडेंस यानी इसकी कसरत भी ज़्यादा होती है, ज़्यादा पाया जाता है नेचर में। ये मुख्तलिफ एलिमेंट के नाम लिखे हुए हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। जैसे हाइड्रोजन के, जब हाइड्रोजन का कंपेयर किया गया कार्बन 12 आइसोटोप के साथ तो वो इतना आया, ऑक्सीजन का किया गया तो वो इतना आया। यानी ये वाले जो है ना, ये वाली वैल्यूज़ ये सारी किसके कंपैरिजन में लिखी हुई हैं, कार्बन 12 के, ठीक है। तो दीज आर द रिलेटिव एटॉमिक मासेस। अगली बात करते हैं आइसोटोप्स की। तो आइसोटोप की बात करें, देखें एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के एटम होंगे, पहली बात। हैव सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा बट डिफरेंट मास नंबर। अब यहाँ पे एटॉमिक नंबर आपको पता है क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, किसी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होते हैं ना उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। इट्स मीन कि जो आइसोटोप होगा उसमें प्रोटॉन सेम होंगे, आइसोटोप्स के अंदर प्रोटॉन सेम होंगे, और जितने प्रोटॉन होते हैं हमने पढ़ रखा है कि उतने ही किसी चीज़ में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इट्स मीन कि जो आइसोटोप होंगे उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का कोई फ़र्क नहीं होगा, वो सभी में ही सेम होंगे, एक चीज़। दूसरी चीज़ मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो होंगे उनको बोलेंगे मास नंबर। अब यहाँ पे गौर तलब बात है, प्रोटॉन तो रहने हैं सेम, तो न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या डिफरेंट होंगे? न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एक सिंपल ओवरव्यू करते हैं दोबारा कि जो आइसोटोप होंगे उनमें प्रोटॉन भी सेम होंगे, इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे, और डिफरेंट क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे, ठीक है। और ये तो रिप्रेजेंटेशन है। और ये जो फिनोमिना है ना, इसको हम आइसोटोपी बोलते हैं, इस प्रोसेस को आइसोटोपी बोलते हैं, और इसको डिस्कवर किया था सोडी भाई साहब ने। अगर हम एग्जांपल की बात करें, ये चेक कर लें जी, कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, 13, 14। यहाँ पे चेक करें, प्रोटॉन सेम है, इलेक्ट्रॉन भी सेम है। हमने पहले ही बात की कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। इसमें भी चेक करें सेम है, इसमें भी चेक करें सेम है। फ़र्क किस में आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन में। तो आइसोटोप एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें प्रोटॉन सेम होते हैं और न्यूट्रॉन क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। अगर प्रोटॉन सेम है तो इट्स मीन इलेक्ट्रॉन भी सेम है, ठीक है। दिस इज़ आइसोटोप। हाइड्रोजन के आइसोटोप भी 3 होते हैं, ड्यूट्रियम, प्रोटियम, ट्रीटियम। प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम। हाइड्रोजन का ये वाला जो आइसोटोप है ये वो वाहिद आइसोटोप है जिसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, ठीक है। इसलिए इसको हम प्रोटॉन, सिंपल इसको प्रोटॉन का नाम भी देते हैं, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन कोई नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी चेक कर लें, इसमें एक प्रोटॉन है, इसमें भी एक प्रोटॉन है, इसमें भी एक प्रोटॉन है। प्रोटॉन सेम है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, इलेक्ट्रॉन सभी में सेम होंगे, ठीक है। लेकिन न्यूट्रॉन डिफरेंट है, इसमें एक था, इसमें 0 था, इसमें 1, इसमें 2। सो दीज आर आइसोटोप्स। प्रॉपर्टी की बात करें तो आइसोटोप्स पोजेस सेम पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में इनकी कोई डिफरेंट पोजीशन नहीं होती, सेम। फॉर एग्जांपल कार्बन है ना, कार्बन किस ग्रुप का मेंबर है? कार्बन अगर 15 का है आई थिंक, तो क्या होगा? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जिसका भी है, जिस भी ग्रुप का होगा, कार्बन या हाइड्रोजन अगर पहले ग्रुप का है तो इसके जितने भी आइसोटोप होंगे उसकी पोजीशन पहला ग्रुप ही होगी, ठीक है। आइसो मीन सेम, टॉप्स मीन पोजीशन। आइसोटोप मतलब सेम पोजीशन ग्रुप में होगी या पीरियड में होगी। द
आइसोटोप्स पोजेस सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, ये अक्सर पूछा भी जाता है कि आइसोटोप्स की प्रॉपर्टी जो केमिकल होती हैं वो तो सेम रहती हैं, वो बदलती नहीं हैं, लेकिन फिज़िकल क्यों बदलती हैं। देखें, एक चीज़ याद रख लें कि जो फिज़िकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। और इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि आइसोटोप में रहते ही सेम है, ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। और जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, ये मैस के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो मैस आपको पता है कि न्यूट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन आपको पता है कि आइसोटोप में डिफरेंट होते हैं। सो दे हैव डिफरेंट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज सारी की सारी किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, मैस के ऊपर, इसलिए इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। रिलेटिव अबंडेंस मतलब कि मुख्तलिफ आइसोटोप्स एक दूसरे के लिहाज से कैसे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। हाइड्रोजन के इतने % ये वाला पाया जाता है, और सेकंड ड्यूट्रियम जो है वो इतने % होता है। नाइट्रोजन का जो 14 आइसोटोप है वो इतना पाया जाता है, नाइट्रोजन का 15 वाला इतना पाया जाता है, कार्बन 12 इतना होता है, कार्बन 13 इतना होता है, और कार्बन 14 की बात करें तो वो इससे भी फर्दर कम होगा, 0.0 समथिंग, ठीक है। तो अगर हम रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं, मेजर करना चाहते हैं, तो दिस विल कैन बी डिटरमिन्ड बाय मैस स्पेक्ट्रोमीट्री। मैस स्पेक्ट्रोमीट्री से हम मॉलिक्यूलर मैस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर मैस या आइसोटोपिक मैस फाइंड आउट करते हैं हम इनसे। और तीसरे नंबर पे हम रिलेटिव अबंडेंस इससे फाइंड आउट करते हैं। रिलेटिव अबंडेंस ये हम लास्ट पे चेक भी करेंगे मैस स्पेक्ट्रोमीट्री में, ठीक है। तो दिस इज़ टेक्निक टू फाइंड आउट मॉलिक्यूलर मैस, आइसोटोपिक मैस या रिलेटिव अबंडेंस ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स। डिस्ट्रीब्यूशन आइसोटोप अमंग द एलिमेंट इज़ वेरिड एंड कॉम्प्लेक्स। टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स देख लें। मोनो आइसोटोपिक, मोनो मतलब वन, ओनली वन आइसोटोप जिन एलिमेंट के होंगे वो होंगे मोनो आइसोटोपिक। जैसे फ्लोरीन का कोई भी और आइसोटोप नहीं होता, आर्सेनिक का, आयोडीन का, तो दीज आर मोनो आइसोटोपिक। पॉली आइसोटोपिक मतलब जिनके ज़्यादा होंगे, मोर देन वन जिनके होंगे वो पॉली आइसोटोपिक होंगे। जैसे हाइड्रोजन है उसके 3 हैं, कार्बन के 3 हैं, एंड सो ऑन। यहाँ पे चेक कर लें, क्लोरीन और ब्रोमीन के 2 आइसोटोप होते हैं, हाइड्रोजन, नियॉन, ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप होते हैं, निकल के 5 होते हैं, कैल्शियम प्लाडियम के 6 होते हैं, टिन के 11 होते हैं, सिल्वर के 16 होते हैं। सो दिस इंफॉर्मेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन आस्क फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है। नेचुरल आइसोटोप्स देखें, एट प्रेजेंट 280 डिफरेंट आइसोटोप occur in नेचर इंक्लूडिंग 40 रेडियो एक्टिव। और फिर क्या हुआ, 240 जो हुए वो 40 रेडियो एक्टिव हैं, दूसरे नॉन रेडियो एक्टिव हैं आइसोटोप। आर्टिफिशियल 300 अनस्टेबल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन। देखें, आर्टिफिशियल मतलब हम खुद बनाते हैं, आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन करते हैं। रेडियो आइसोटोप्स बनाते हैं हम आर्टिफिशियली, ठीक है। और आर्टिफिशियली जब हम बनाते हैं तो उनसे हम बहुत सारे मुख्तलिफ काम लेते हैं। अब थोड़ा सा रिलेशन देख लें, इवन और ऑड रिलेशनशिप। द एलिमेंट्स ऑफ ऑड एटॉमिक नंबर ऑलमोस्ट नेवर पोजेस मोर देन 2 स्टेबल आइसोटोप्स। जिनके ऑड एटॉमिक नंबर होंगे उनके सिर्फ 2 ही स्टेबल आइसोटोप्स होंगे, ठीक है। The elements of even atomic number usually have larger number of isotope। यहाँ से हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जिनके एटॉमिक नंबर होंगे इवन, वो क्या होंगे, मोर होंगे, यानी नेचर में वो ज़्यादा पाए जाते होंगे, ठीक है।
द आइसोटोप्स हुज मास नंबर आर मल्टीपल ऑफ 4 आर पार्टिकुलरली अबंडेंट। फॉर एग्जांपल देख लें ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, इन ये मल्टीपल ऑफ 4 हैं सारे के सारे। यहाँ पे एक चीज़ याद रखने वाली है, वो ये है कि जिन आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर होगा इवन या मल्टीपल ऑफ 4, so these isotopes are abundantly exist in nature 50% of the earth crust। ठीक है, इतने से बनाते हैं ये वाले 4-5। फिर आगे है आउट ऑफ 280 नेचुरल आइसोटोप्स 154 हैव इवन मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। यहाँ से हमें आइडिया लग गया कि 280 टोटल हैं तो 154 जो हैं वो इवन मास नंबर रखते हैं। ठीक है, आगे भी थोड़ी सी इनकी देख लें। आइसोटोप टोटल कितने हो गए 580, इसमें 300 कौन से हैं आर्टिफिशियल। ठीक है, आर्टिफिशियल, और नेचुरल जो हैं वो 280 हैं। इन 280 में 40 रेडियो एक्टिव हैं और 240 नॉन रेडियो एक्टिव हैं, और इन्हीं में इवन जो हैं वो हैं इतने और जो आड हैं वो इतने, यानी ये ज़्यादा हैं अबंडेंट में और ये लेस हैं। तो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट डायग्राम। आइसोबार, ठीक है, एटम विच हैव सेम मास नंबर। मास नंबर सेम का क्या मतलब है कि मुख्तलिफ एटम होंगे लेकिन उनके अंदर न्यूट्रॉन सेम होंगे, यानी उसका मास नंबर सेम होगा। देखें यहाँ पे चेक करें, ये सल्फ़र है, ये आर्गन है, लेकिन उनके क्या मास नंबर सेम है। मास नंबर क्या होते हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ये दो चीज़ें जिनके अंदर सेम होंगी वो क्या होंगे एक दूसरे के आइसोबार होंगे। डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन डिफरेंट होंगे, न्यूट्रॉन सेम होंगे। दिस इज़ एग्जैक्टली अपोजिट टू आइसोटोप्स। यानी आइसोटोप में यूँ था कि उसमें प्रोटॉन सेम होते थे, ये चीज़ सेम होती थी और ये चीज़ डिफरेंट होती थी, लेकिन इसमें ये चीज़ सेम है और ये चीज़ डिफरेंट है। यानी आइसोबार और आइसोटोप्स एक दूसरे के अपोजिट है। आइसोटोन, यहाँ पे चेक करें, आइसोटोन मीन are any of 2 or more species of atoms or nuclei that have same number of neutron। जिसमें न्यूट्रॉन सेम होंगे उनको हम क्या बोलेंगे एक दूसरे के आइसोटोन्स। वेरी सिंपल कि मुख्तलिफ एटम होंगे लेकिन उन मुख्तलिफ एटम के अंदर सेम न्यूट्रॉन होंगे। ये एग्जांपल आप चेक कर सकते हैं। व्हाट आर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी एटम्स एंड आयंस दैट हैव सेम electronic configuration are said to be isoelectronic। सिंपल सा मतलब है इसका कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ऑब्वियसली उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेम आ जाएगी, तो वो क्या होंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। दिस इंफॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो या जिनके इलेक्ट्रॉन्स जिनमें सेम हो वो क्या होंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो नेक्स्ट है हमारे पास मोल। देखें मोल भी एक जो है ना क्वांटिटी का, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट ही है। ये साइंटिस्ट है जिसने इसको नाम दिया। ठीक है, मोल एज अ यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, द एटॉमिक मास, एटम का जो होगा वो एटॉमिक मास होगा। मोलर मालिकुलर मास यानी मालिक्यूल का मास। फार्मूला मास मतलब आयनिक कंपाउंड का मास। आयनिक मास मतलब किसी आयनिक का मास। अगर इन सभी चीज़ों को हम ग्राम में एक्सप्रेस कर दें तो उसको हम मोल का नाम देते हैं। ठीक है, मोल या 1 मोल, ठीक है, या ग्राम मोल का नाम देते हैं। उसके अलावा मोल एज अ यूनिट ऑफ काउंट। देखें अगर किसी चीज़ के एक मोल में एवोगाड्रो नंबर हो, यानी आप सिंपल कह सकते हैं कि अ क्वांटिटी विच कंटेन एवोगाड्रो नंबर
of atoms, molecules, formula, units or ions is called a mole। यानी एक तो मोल है कि एटम का मैस, एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूलर मैस यानी मॉलिक्यूल का मैस, फार्मूला मैस मतलब आयनिक कंपाउंड का मैस, आयनिक मैस यानी किसी आयन का मैस। इन सभी चीज़ों को अगर हम एक्सप्रेस कर दें ग्राम में तो इट्स सिंपली कॉल्ड अ मोल। या दूसरे लफ्ज़ों में अगर किसी चीज़ में यानी अगर एटॉमिक एटम्स हों, मॉलिक्यूल हों, यूनिट हों या आयंस हों, उसमें एवोगैड्रो नंबर हो तो उसको हम 1 मोल बोलेंगे। ठीक है। और नंबर ऑफ़ ग्राम एटम या नंबर ऑफ़ मोल फाइंड आउट करने का तरीका है कि मैस ऑफ द एलिमेंट इन ग्राम या नाउन मैस या गिवन मैस ओवर मोलर मैस, गिवन मैस ओवर मोलर मैस। नेक्स्ट है एवोगैड्रो नंबर। वेरी सिंपल, ये हमने पढ़ रखा है कि एवोगैड्रो नंबर क्या होता है। नंबर ऑफ़ एटम्स हों, मॉलिक्यूल हों, फार्मूला यूनिट हों, आयंस हों, इन 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। देखें ये बहुत डिफ़िकल्ट सी बनाई हुई है, आप इसके ऊपर फोकस करें। द नंबर ऑफ़ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, फार्मूला यूनिट्स, आयंस इन 1 मोल इज़ कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। यानी आप ये कह सकते हैं सिंपल अल्फाज में, किसी भी चीज़ का 1 मोल हो, वो 1 मोल किस किस का हो सकता है, एटम्स का हो सकता है, वो मॉलिक्यूल का हो सकता है, मॉलिक्यूल्स का हो सकता है, वो किसी आयनिक कंपाउंड यानी फार्मूला मैस हो सकता है, वो हो सकता है आयंस का हो सकता है। या ठीक है, इसका 1 मोल अगर आप ले लें तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो किसके इक्वल आएगा, वो इक्वल होगा एवोगैड्रो नंबर के। एवोगैड्रो नंबर मीन एवोगैड्रो वैल्यू 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। यानी ये क्वांटिटी होगी किसी भी चीज़ के 1 मोल के अंदर। ठीक है, चाहे वो क्वांटिटीज़ डिफरेंट हों, चाहे उनके एटॉमिक मैसेस डिफरेंट हों, जो मर्ज़ी हो, लेकिन अगर 1 मोल हुआ तो उसमें इतनी ही क्वांटिटी होगी। ठीक है, यहाँ पे चेक करें मोल। अगर हमने अगर वॉल्यूम दिया हुआ हो हमें, तो उसको अगर हमने कन्वर्ट करना है मोल में, ठीक है, वॉल्यूम हमें पता हो तो हमने मोल में जाना है किसी चीज़ का, तो क्या करेंगे, उस गिवन वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे मोलर वॉल्यूम के साथ। अगर हमें मोलर वॉल्यूम वो कह रहा है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर, तो वो होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ये मोलर वॉल्यूम हमने पढ़ रखा है कि एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर किसी भी चीज़ का जो 1 मोल होता है वो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री या 273 केल्विन होता है, प्रेशर 1 atm होता है। ठीक है, अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं तो रूम टेम्परेचर के ऊपर 24 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम होता है। ठीक है, और टेम्परेचर कितना होता है, हमें पता है कि 25 डिग्री होता है ना, तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं प्लस 273 करके 298 केल्विन और 1 atm। यहाँ पे थोड़ा सा जहन में रखिएगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर एंड रूम टेम्परेचर और प्रेशर में दोनों में फ़र्क होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री होता है या 273 केल्विन होता है, लेकिन जो रूम टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री होता है। इसमें जब 273 जमा करेंगे तो 298 केल्विन बन जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें वॉल्यूम दिया हो किसी गैस का तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं मोल में, और अगर हमें मैस दिया हो तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं मोल में। कैसे, गिवन मैस जो दिया हो उसको उसके रिलेटिव मैस यानी मोलर मैस के साथ डिवाइड कर देंगे। इन दिस वे वी कैन कन्वर्ट मैस इनटू मोल। अगर आपसे कोई कहता है कि मोल आपके पास हैं
उससे वॉल्यूम में जाना है। तो इधर जाते हुए हमने मोलर वॉल्यूम से किया डिवाइड जब मोल की तरफ आ रहे थे, तो इधर जाते हुए हम क्या कर देंगे, मोलर वॉल्यूम से कर देंगे, मोलर वॉल्यूम से कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, इधर मैस से मोल में आते हुए हमने किया डिवाइड। और अगर हमसे कोई बोलता है कि मोल से मैस फाइंड आउट करें, तो इधर जाते हुए हम क्या कर देंगे, मोलर मैस यानी रिलेटिव मैस को हम कर देंगे, रिलेटिव मैस को कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, इसी तरह अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल दिए हों तो कोई कहे कि आपने फाइंड आउट करने हैं मोल, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल को किससे डिवाइड करेंगे, एवोगैड्रो नंबर से। ठीक है, तो अगर हमसे कोई बोलता है कि मोल आपके पास हैं, एवोगैड्रो नंबर यानी नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड आउट करें, तो फिर क्या करेंगे, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो कन्वर्जन हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करना है, वेरी सिंपल। अगर हमने मोल से जाना है, वॉल्यूम दिया हो तो मोल में जाना है तो डिवाइड कर दिया, मैस से मोल में जाना हो डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ़ पार्टिकल से मोल में जाना हो डिवाइड कर दिया। लेकिन अगर हमें उलट करना पड़े तो फिर हम मल्टीप्लाई करके जाएंगे। ठीक है, एप्लीकेशन की बात करें तो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ़ पार्टिकल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल फाइंड आउट कर सकते हैं हम मोल पार्टिकल रिलेशनशिप से। फिर उसके बाद नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ नॉन कंपाउंड, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ़ एटम, नंबर ऑफ़ आयंस, नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ आयनिक सोल्यूशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी सोल्यूशन में कितने आयंस हैं उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ एवोगैड्रो नंबर। मोलर वॉल्यूम, अभी हमने पढ़ा है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर किसी चीज़ का 1 मोल जो होता है वो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, और इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मैस ऑफ द गैस अगर हमें पता हो कैन बी कन्वर्टेड इनटू इट्स वॉल्यूम। अगर मैस हमें पता हो तो उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैस को वॉल्यूम में और वॉल्यूम को मैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये आप पढ़ लीजिएगा इसको स्टॉप करके। उसके बाद लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ आइडियल गैस के ऊपर एप्लीकेबल होता है। आइडियल गैस यू नो वेरी वेल, आइडियल गैस क्या होती है, जिसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, जिसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है, वो भी नहीं लिया जाता। तो आइडियल गैसेस एक्चुअली अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग आइडियल गैस मुश्किल से ही कोई होती है। ठीक है, ऑल द गैसेस आर रियल गैसेस। आगे है कंबशन एनालिसिस। इसमें यूँ होता है कि जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें ये 3 एलिमेंट मौजूद हों, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये 3 मौजूद हों तो उसको हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं यानी कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो 2 चीज़ें बनती हैं, ये 2 चीज़ें बनती हैं। ठीक है, जो कार्बन होती है वो कन्वर्ट हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में, और जो हाइड्रोजन होती है वो कन्वर्ट हो जाती है वाटर में। ठीक है, कार्बन इसमें कन्वर्ट हो गई कार्बन डाइऑक्साइड में, और हाइड्रोजन जो मौजूद होती है उसमें वो कन्वर्ट हो जाती है वाटर में। और फिर हम ऑब्जार्बर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऑब्जार्बर इस्तेमाल करते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। अब ये क्या काम करेगा, जो मैग्नीशियम Cl4 होगा वो क्या काम करेगा, और दूसरा क्या काम करेगा, जो वाटर होगा वो इसमें ऑब्जार्ब होगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो इसमें ऑब्जार्ब होगी। ठीक है, दोनों इसने ऑब्जार्ब कर ली। अब हमने क्या करना है, कंबशन एनालिसिस से हम फाइंड आउट करते हैं किसी चीज़ का परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं, यानी परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे फाइंड आउट करते हैं,
परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे फाइंड आउट करते हैं और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे फाइंड आउट करते हैं। बेसिकली दीज आर क्वांटिटेटिवली हम एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब ये एक ऑपरेटर्स है जिसमें हम करते हैं, ठीक है। परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करनी है, लेट्स से कार्बन की फाइंड आउट करना चाह रहे हैं हम, तो मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अब मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमने स्टार्ट के ऊपर वेट करके लिया होगा इस, ठीक है, ट्यूब में, और मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये किससे फाइंड आउट करना है, यानी इसने कितना ऑब्जर्व किया है इससे, ठीक है। हम फाइंड आउट कर लेंगे मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और ये मैस का किसका है, एटॉमिक मैस कार्बन का, और टोटल मोलर मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 44 होता है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। सो दिस इज़ अ फार्मूला टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ कार्बन। इसी तरह हाइड्रोजन, मैस ऑफ वाटर, चूँकि हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हुई थी, वाटर में, और ऑर्गेनिक जो कंपाउंड था उसका वेट, ये मोलर मैस है हाइड्रोजन का, और ये वाला वाटर का मोलर मैस है, ठीक है, और इसको भी कर दिया। जब ये दोनों हमारे पास आ जाएं तो ऑक्सीजन का हम फाइंड आउट करते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस से, ठीक है। इसको मेथड ऑफ डिफरेंस से हम फाइंड आउट करते हैं, यानी कार्बन की भी फाइंड आउट कर ली, हाइड्रोजन की भी फाइंड आउट कर ली, दोनों को प्लस कर दिया और टोटल में से उसको निकाल दिया, यानी 100, मेथड ऑफ डिफरेंस बोलते हैं कि 100 में से जितनी इनकी आई उसको निकाल दिया। फॉर एग्जांपल ये आती है 90, ठीक है, तो 100 में से 90 निकाल देंगे तो ये बच जाएगी 10%, उसके बाद ऑक्सीजन होगी, ठीक है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगी। तो इस तरीके से हम कंबशन एनालिसिस का इस्तेमाल करते हुए कार्बन जी, तो एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखें, एम्पिरिकल फार्मूला हमें पता है कि ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो के बारे में हमें बताता है, किसी एटम की सादा तरीन रेशो के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर H2O है तो इसमें कितने एटम हैं उसके बारे में बताएगा, सिंपलेस्ट रेशो के बारे में बताएगा। इसी तरह HO है, इसी तरह CH है, यानी ये आगे हम एग्जांपल भी कोट करेंगे। ये ऐसा फार्मूला होता है, पहली बात तो ये केमिकल फार्मूला ही होता है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला दोनों जो हैं ये केमिकल फार्मूला की एग्जांपल यानी टाइप्स हैं आगे। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, सिंपलेस्ट रेशो के बारे में बताएगा हमें। एम्पिरिकल फार्मूला इज़ ड्राइव फ्रॉम बाय द केमिकल एनालिसिस। देखें, ये जो हमने पीछे डिस्कस किया है ना, कंबशन एनालिसिस, वहाँ से केमिकल यानी एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड किया जाता है, ठीक है। कंबशन एनालिसिस से एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड आउट किया जाता है और उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ रेशो यानी एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं किसी कंपाउंड के अंदर, किसी मॉलिक्यूल के अंदर, उनके बारे में बताता है, ठीक है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द एम्पिरिकल फार्मूला। पहली बात तो ये हो गई कि सबसे पहले हम किसको फाइंड आउट करते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला को, ठीक है। और किस प्रोसेस के थ्रू फाइंड आउट करते हैं, कंबशन एनालिसिस के थ्रू, ठीक है। तो कंबशन एनालिसिस के थ्रू जब हम एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट कर लेते हैं तो वहाँ से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ इक्वल टू N इनटू एम्पिरिकल फार्मूला। अब N क्या है, N मोलर मैस है कंपाउंड का जो कि हमने इनिशियली लिया होता है फॉर द कंबशन एनालिसिस, और एम्पिरिकल फार्मूला जो हम फाइंड आउट करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला उसका मैस। ये मोलर मैस किसका है,
कंपाउंड का जो कि हमने इनिशियली लिया है उस कंबशन एनालिसिस के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर लेते हैं, n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। और अगर इस n की वैल्यूज़ आ जाएं 1, यानी हम मैथ ऑफ द कंपाउंड ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मैथ लगा के n की वैल्यू फाइंड आउट करें और उसकी वैल्यू आ जाए 1, तो ऐसे कंपाउंड या ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी वैल्यू 1 आ जाती है उनके लिए एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों के दोनों सेम होते हैं। जैसे ये तो 2 एग्जांपल लिखी हुई है ना, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की। इसी तरह हम सल्फ्यूरिक एसिड भी लिख सकते हैं, यानी सो ऑन जितने भी कंपाउंड होंगे जिसको हम फर्दर रिड्यूस ना कर सकते हों या जिसकी वैल्यू n इज़ इक्वल टू 1 आएगी, उनका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आएगा, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल चेक कर लें। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज़ C6H6, यानी बेंजीन के बारे में ये एग्जैक्टली बता रहा है हमें कि उसमें 6 कार्बन के एटम हैं और 6 हाइड्रोजन के एटम हैं। इसी तरह ग्लूकोज का जो फार्मूला है वो ये वाला है C6H12O6। ये हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बता रहा है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के अंदर 6 कार्बन के एटम हैं, 12 हाइड्रोजन के हैं और 6 ऑक्सीजन के हैं, ठीक है। इसी तरह हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, इसमें भी एग्जैक्टली हमें बता रहा है कि 2 हाइड्रोजन के और 2 ऑक्सीजन के हैं। सो दीज आर द मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला CH यानी सिंपलेस्ट रेशो के बारे में बताया है। ये बेंजीन का ही फार्मूला है लेकिन सिर्फ CH यानी 1:1 रेशो के बारे में बता रहा है हमें, ठीक है। तो ये सिंपलेस्ट फार्मूला होता है ना। तो इसी तरह बेंजीन का चेक कर लें, उसने 6 से डिवाइड कर दिया तो CH2O, ये बेंजीन का ग्लूकोज का फार्मूला बता रहा है हमें, सिंपलेस्ट रेशो है। इसी तरह हाइड्रोजन पर ऑक्साइड HO सिर्फ यानी सिंपलेस्ट रेशो के बारे में बता रहा है, लेकिन जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो हमें एग्जैक्ट रेशो के बारे में बताता है। अब दोनों को कैलकुलेट करने का तरीका है। सबसे पहली बात तो हम फाइंड आउट करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला हमने अभी बात कर ली कि कैसे फाइंड आउट करते हैं, कंबशन एनालिसिस से। कंबशन एनालिसिस कैसे करते हैं ये हमने पिछले जो टॉपिक है उसमें देखा है। उसके बाद जब हमें यहाँ से एम्पिरिकल फार्मूला मिल जाएगा तो उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। और मॉलिक्यूलर फार्मूला का तरीका ये है, यानी n फाइंड आउट करना पड़ेगा और एम्पिरिकल फार्मूला जो कि हमने इधर से फाइंड कर लिया होगा, ठीक है। और n कैसे फाइंड आउट करना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास, ठीक है। और n क्या हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 एंड 4। जिनके लिए 1 आ जाए n की वैल्यू, हमने पहले बात की है कि उनके लिए एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम होंगे। उसके बाद परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करनी है। परसेंटेज अगर किसी भी एलिमेंट की फाइंड करनी है तो मास ऑफ दैट एलिमेंट ओवर मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाई 100। तो ये सिंपल फार्मूला है परसेंटेज फाइंड आउट करने वास्ते। व्हेन फार्मूला इज़ नाउन, जब हमें फार्मूला नाउन हो तो फार्मूला मास लिख दें। अगर कंपाउंड लिया है हमने तो कंपाउंड का मास, और अगर फार्मूला नाउन हो तो उस फार्मूला का मास, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैक्योमेट्री। देखिए स्टैक्योमेट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है दैट डील्स विद द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप क्या होता है, यानी मास का रिलेशनशिप जो होगा, ठीक है। मास का रिलेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का दरमियान जो होगा ना, उसको हम डील करेंगे इसमें। और स्टैक्योमेट्री कैलकुलेशन कौन कौन सी हो सकती हैं, मास रिलेशनशिप हो सकता है, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास रिलेशनशिप हो सकता है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास मोल रिलेशनशिप हो सकता है। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप
हो सकता है, और मास नंबर ऑफ पार्टिकल रिलेशनशिप हो सकता है। अब इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाली चीज़। जैसे अगर हमने मास ऑफ एलिमेंट का हमें पता है, ठीक है, मास ऑफ एलिमेंट का हमें पता है, और हमने फाइंड आउट करना है उसके मोल फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अगर हमने उसके मोल फाइंड आउट करने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मास ऑफ द एलिमेंट को डिवाइड करना पड़ेगा एटॉमिक मास के साथ। मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, तो हमें मोल मिल जाएंगे। और अगर हम मोल से दोबारा इधर को जाना चाह रहे हैं, हम मास ऑफ द एलिमेंट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे हमें उसी एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, उसी एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर हमें एटम्स ऑफ एन एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं, यानी पार्टिकल फाइंड आउट करने हैं, हमने किसी एलिमेंट के पार्टिकल फाइंड आउट करने हैं, तो यानी फिर हमें क्या करना पड़ेगा यानी यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर हमें पार्टिकल दिए हुए हों, यानी एटम्स दिए हों, आपको पता है ना कि पार्टिकल में कुछ चीज़ें आती हैं, पार्टिकल्स में एटम्स आते हैं, पार्टिकल में मॉलिक्यूल्स आते हैं, पार्टिकल में आयंस आते हैं, पार्टिकल में फार्मूला यूनिट्स आते हैं, ठीक है। तो ये इन सभी चीज़ों को हम कोलेक्टिवली पार्टिकल का नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे एटम की बात कर रहा है, तो जब हमें पार्टिकल दिए हुए हों और वहाँ से हमने मोल फाइंड आउट करने हों, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर को आते हुए हमें एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हमने मोल से जाना है पार्टिकल की तरफ, तो हमें उसी एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। और अगर हम बात करते हैं किसी मास ऑफ द कंपाउंड, अगर मास ऑफ द कंपाउंड हमें मालूम हो और वहाँ से हमने जाना है फाइंड आउट करने हैं, यानी मोल उसके, तो वेरी सिंपल, उसके मोलर मास से डिवाइड कर दो। और अगर मोल से वापस आना चाहते हैं मास ऑफ द कंपाउंड में, तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरह मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, यानी पार्टिकल अगर हमें कंपाउंड के मालूम हैं और हम जाना चाहते हैं मोल की तरफ, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा एवोगैड्रो नंबर से। और अगर हम मोल से दोबारा इधर आ रहे हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दीज कैलकुलेशन आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। यहाँ से न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, यहीं से डायरेक्ट जो है ना MCQs बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद अजम्पशन की बात करें, ऑल द रिएक्टेंट्स आर कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, यानी इसकी अजम्पशन मीन कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट हैं, यानी कि जो मफरूज़ा है, यानी फ़र्ज़ किया गया है कि ये काम होने चाहिए ड्यूरिंग दी कैलकुलेशन, सारी की सारी जो रिएक्टेंट हों वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने चाहिए, कोई भी साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए। और तीसरे नंबर पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो कि डाल्टन ने दिए थे, वो ओबे होने चाहिए ड्यूरिंग द कैलकुलेशन, ठीक है। उसके बाद लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब हमें ये काम क्यों करना पड़ा, स्टेक्योमेट्रिक कैलकुलेशन क्यों करना पड़ी, इस वजह से कि केमिकल इक्वेशन जो होती है उसकी बहुत सारी लिमिटेशन होती हैं। इट डज़ नॉट टेल अस अबाउट द कंडीशंस, कंडीशन के बारे में नहीं बताएगी हमें कि क्या क्या रखनी है, हमने कितना टेम्परेचर रखना है, कितना प्रेशर रखना है, कौन सा कैटालिस्ट इस्तेमाल करना है। उसके बाद इट डज़ नॉट टेल अस अबाउट द रेट ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन की स्पीड क्या है उसके बारे में भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। एन इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटन फॉर अ रिएक्शन विच डज़ नॉट एक्चुअली अकर, यानी इक्वेशन हम इस एक ऐसे रिएक्शन के भी लिख देते हैं जो कि हकीकत में प्रोसीड ही नहीं होता और होता ही नहीं है, उसके लिए भी हमने अपनी सूझबूझ के लिए इक्वेशन लिखी होती है। तो ये चीज़ें लिमिटेशन है एक सिंपल केमिकल इक्वेशन की। केमिकल इक्वेशन ना तो हमें रेट के बारे में बता रही होती है, ना कंडीशन के बारे में बता रही होती है, और
ऐसी चीज़ों के लिए भी हमने लिखी होती है जो कि एक्चुअल में अकर ही नहीं होते। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड मोस्ट ईजी भी द रिएक्टेंट विच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए लिमिटिंग रिएक्टेंट वो वाला रिएक्टेंट होता है जो कि पूरी की पूरी प्रोडक्ट को कंट्रोल करता है। आपको पता है ना रिएक्टेंट कौन से होते हैं जो रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई A+B रिएक्टेंट हैं और वो प्रोडक्ट D बना रहे हैं कुछ, तो लेट्स से अगर इस रिएक्शन के दौरान A जो है वो कंज्यूम हो जाता है ना A, तो हम इसी को बोलेंगे कि जब ये ख़त्म हो गया तो प्रोडक्ट बनना स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट, यानी इसने प्रोडक्ट को कंट्रोल कर दिया। यानी जब ये दोनों मिल रहे थे तो कुछ ना कुछ नई चीज़ बन रही थी जिसको हम प्रोडक्ट कह रहे हैं, लेकिन जब ये A ही ख़त्म हो गया तो प्रोडक्ट रुक जाएगी, नहीं बनेगी मज़ीद। तो इस वजह से इसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलते हैं। और ये प्रोडक्ट को कंट्रोल कर रहा है ना, अगर ये होता मज़ीद तो प्रोडक्ट मज़ीद बनती, लेकिन प्रोडक्ट टोटली इसके ऊपर डिपेंड कर रही है। तो हम बोल सकते हैं कि वो वाले रिएक्टेंट जो कि केमिकल रिएक्शन के दौरान जल्दी कंज्यूम हो जाते हैं उनको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं, और ये प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन या प्रोडक्ट को ओवरऑल कंट्रोल करते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट जो होते हैं। ठीक है, अब यूजुअली इन केमिकल रिएक्शन में वन और मोर रिएक्टेंट्स आर यूज्ड इन एक्सेस। देखें, make sure that all the expensive reactant is completely used। expensive यानी हमें जहन में क्या रखना होगा कि जितने भी महंगे रिएक्टेंट इस्तेमाल करते हैं हम, वो completely यूज़ होने चाहिए ताकि हम लॉस से बच सकें। कंप्लीट दी 100% रिएक्शन 100% कंप्लीट होना चाहिए। मेक द रिएक्शन अकर फास्टर, रिएक्शन को फास्टली प्रोसीड होना चाहिए, यानी रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो उसके लिए हमें ये काम करना पड़ते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन से जितने भी रिएक्टेंट होते हैं उनके मोल फाइंड आउट करने होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ मोल उनके फाइंड आउट करने होते हैं। नंबर ऑफ़ मोल कैसे फाइंड आउट करते हैं, यानी नाउन मैथ से। अगर हमें नाउन उनके मैथ नाउन हो तो उससे हम मोल फाइंड आउट करते हैं किसके, रिएक्टेंट के। इसी तरह रिएक्टेंट के इस्तेमाल करते हुए प्रोडक्ट के अगर हमें रिएक्टेंट के पता चल गए हैं मोल तो हम प्रोडक्ट के भी फाइंड आउट करेंगे। यानी क्या हुआ कि दोनों के हम नंबर ऑफ़ मोल फाइंड आउट करेंगे और बाद में हम क्या करेंगे, दोनों में से लेट्स से जो पहले एग्जांपल ये A+B हैं और वो कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसके भी हम मोल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसके भी हम मोल फाइंड आउट करेंगे। जब दोनों के हम फाइंड आउट कर लेंगे मोल, तो इसमें से हम पता चलाएंगे कि लेस मोल किसके हैं। ठीक है, लेस मोल किसके हैं, यानी जिसके नंबर ऑफ़ मोल लेस होंगे वो ही हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास यील्ड पैदावार को कहते हैं, आउटकम ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड यील्ड, यानी पैदावार क्या हो रही है, यानी आउटपुट हमें क्या मिल रहा है किसी केमिकल रिएक्शन से। तो दो किस्म की होती है, थ्योरेटिकल यील्ड एंड एक्चुअल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड में देख लें, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। थ्योरेटिकल यानी थ्योरेटिकल चीज़ है, कोई एक्सपेरिमेंटल चीज़ नहीं है, तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और जो एक्चुअल यील्ड होती है उसको हम एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल यील्ड का नाम भी देते हैं। तो द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एक्चुअली इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्चुअल यील्ड या एक्सपेरिमेंटल यील्ड। अब यानी
ये जो है ना, ये सिंपल केमिकल इक्वेशन को देख के हम फाइंड आउट कर रहे हैं थ्योरेटिकल यील्ड, और ये वाली जो है ये हम लेबॉर्ट्री में तैयार कर रहे हैं, ठीक है। लेबॉर्ट्री में प्रैक्टिकली बाय हैंड इसको तैयार कर रहे हैं एक्चुअल यील्ड को, जिसको हम एक्सपेरिमेंटल यील्ड का नाम भी देते हैं। इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी एक्सपेरिमेंटल वर्क, ठीक है। केमिकल इक्वेशन को देख के बना रहे हैं इसको हम, तो इससे कोई एक्सपेरिमेंटल रिक्वायरमेंट तो नहीं होगी, लेकिन इसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट ज़ाहिर करना पड़ेगा लैब में जाके। इट इज़ ग्रेटर देन एक्चुअल यील्ड, देखें ये हम डायरेक्टली केमिकल इक्वेशन से फाइंड आउट करते हैं तो ये इसकी वैल्यू ज़्यादा आती है, लेकिन जब एक्चुअल में हम लैब में जाएंगे, वर्क करेंगे, वहाँ पे बहुत सारे मसले मसाइल होंगे, तो वहाँ पे ये कम आती है। यानी एक्चुअल यील्ड जो होती है वो ऑलवेज़ लेस होती है। उसकी रीज़न क्या होती हैं वो ये देख लें। अनएक्सपीरियंस्ड वर्कर यानी जो काम करने वाला लैब में, उसका तजर्बा कम हो सकता है। हैंडलिंग ऑफ टेक्निक्स, यानी उसको टेक्निक जो वो फॉलो कर रहा है वो बनाने के लिए प्रोडक्ट, उसको हैंडलिंग में प्रॉब्लम हो रहा होगा, कोई साइड रिएक्शन हो सकता है। यानी दीज थिंग्स एक्चुअली परफॉर्म एक्सपेरिमेंटली, यानी ये काम हम एक्सपेरिमेंटली कर रहे हैं, अपने हाथों से कर रहे हैं। तो बहुत सारे रीज़न बन सकती हैं कि हमारी प्रोडक्ट लेस आए, जिसको हम एक्चुअल यील्ड बोलते हैं। और यानी एक बंदा है वो अनएक्सपीरियंस भी हो सकता है, उसको हैंडल करना भी नहीं आ रहा होगा, कोई साइड रिएक्शन भी हो सकता है। अगर हमारी लैब जो है अच्छी ना हो तो कोई साइड रिएक्शन हो सकते हैं। इसके अलावा चूँकि हम लैब में जब होंगे फिल्ट्रेशन करेंगे, फिर डिस्टिलेशन भी करेंगे। डिस्टिलेशन के अलावा क्रिस्टलाइजेशन भी कर सकते हैं। यानी मुख्तलिफ़ प्रोसेस जो होंगे ना, मुख्तलिफ़ एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस हम इस्तेमाल करेंगे, और इस दौरान ज़ाहिर सी बात है उसका वेस्ट हो सकता है। तो इस वजह से ये कम होती है जो कि एक्चुअल यील्ड होती है। और जो साइंटिस्ट होते हैं वो मोस्टली उनका जो कंसर्न होता है वो एफिशिएंसी ऑफ ए रिएक्शन यानी परसेंटेज यील्ड के साथ होता है। यानी कि वो देखते हैं कि हमने कितने परसेंट अच्छा काम किया है। तो इट इज़ डिफाइंड एज ए रेशियो ऑफ एक्चुअल यील्ड विद थ्योरेटिकल यील्ड, यानी एक्चुअल कितनी है और थ्योरेटिकली कितनी है, इस फार्मूला से हम फाइंड आउट करते हैं, परसेंटेज फाइंड आउट कर लेते हैं। ये उसी तरह ही है जैसे हम ये समझ लें टोटल है, ज़्यादा होती है ना, तो केमिकल इक्वेशन से लिखनी होती है तो उसी तरह आ जाती है, ज़्यादा आती है। ये एक्चुअल में हमने फाइंड आउट करनी होती है तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। ये उसी तरह ही है कि अगर 1100 मार्क्स हैं तो एक बंदे ने 800 लिए हैं तो उसकी हम परसेंटेज इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। उसी तरह ये सेम एज इट इज़। नेक्स्ट है हमारे पास मैस स्पेक्ट्रोमीटर। मैस स्पेक्ट्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम दो काम करते हैं, मैसेज मेजर करते हैं और रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को हम मैस स्पेक्ट्रोमीट्री का नाम देते हैं, मैस स्पेक्ट्रोमीट्री का नाम देते हैं। मैस स्पेक्ट्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम ये दो काम करते हैं। एक हम एग्जैक्ट मैस फाइंड आउट करते हैं यानी मॉलिक्यूलर मैसेज फाइंड आउट करते हैं, और दूसरे नंबर पे रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स फाइंड आउट करते हैं, और इस प्रोसेस को नाम देते हैं मैस स्पेक्ट्रोमीट्री। नेक्स्ट है मैस स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मतलब एक ग्राफ जो होता है वो हमें मिलता है, वो दो तरीक़ों से हम बना सकते हैं। m/e इज़ प्लाटेड एज अब्सीसा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम क्या, ये जो इस तरफ हम e/m लिखेंगे, और चूँकि m/e जो होती है ये हर एटम की अलहदा होती है, इस वजह से हम m/e जो होगी उसको लेंगे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और रिलेटिव नंबर ऑफ़ आइंस को हम लेंगे वाई एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है। यानी रिलेटिव अबंडेंस
यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे आप ग्राफ में चेक कर सकते हैं कि देखें ये तीनों के तीनों नियॉन के ना जी नियॉन की हमने फाइंड आउट की हुई है। तो नियॉन के 3 आइसोटोप होते हैं और तीनों हैं उन जो 20 होता है नियॉन 20 वो इतने % होता है यानी उसकी अबंडेंस इतनी है, और दूसरा 21 वाले की इतनी है और 22 वाले की इतनी है। सो दीज आर 3 आइसोटोप्स ऑफ नियॉन एंड देयर रिलेटिव अबंडेंस। और जितनी पीक्स हमें स्पेक्ट्रम में नज़र आएंगी वो एक्चुअली क्या होंगी, उसके नंबर ऑफ़ आइसोटोप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नंबर ऑफ़ पीक्स, यानी पीक्स किसको बोलते हैं, इन लाइंस को, ठीक है, इन लाइंस को हम पीक्स का नाम देते हैं। और ये जितनी होंगी उतने ही किसी चीज़ के नंबर ऑफ़ आइसोटोप्स आएंगे। अगर आपसे पूछता है कोई कि मोनो आइसोटोपिक अगर कोई एलिमेंट है तो उसके लिए कितनी पीक आएंगी, मोनो यानी मोनो का मतलब है कि एक सिर्फ पीक आएगी। अगर आपसे कहता है कि कोई डाई आइसोटोपिक है तो उसके लिए 2 पीक्स हमें ऑब्ज़र्व होंगी। अगर ट्राई आइसोटोपिक है तो उसके लिए हमें 3 पीक ऑब्ज़र्व हो सकती हैं। यानी ये जो नंबर ऑफ़ पीक्स होंगी ये बता रही होंगी कि किसी चीज़ के कितने आइसोटोप्स हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कार्बन के लिए ड्रा किया है, स्पेक्ट्रम ड्रा किया, तो इसके लिए कितनी पीक्स हमें पता है कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, तो इसके लिए हमें 3 पीक्स जो है ना वो मिलेंगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ पीक्स रिप्रेजेंट एक्चुअली द नंबर ऑफ़ आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट। 2 किस्म के स्पेक्ट्रोमीटर होते हैं, एक आस्टन, ये डेवलप किया गया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मैसेज, और डेम्स्टर ये जो बेसिकली था ये लिक्विड और गैस के लिए है, और ये जो है ना ये सॉलिड के लिए है, ठीक है, ये सॉलिड स्टेट के लिए एनालिसिस करने के लिए। उसके बाद इसमें प्रोसेस क्या होता है पूरे का पूरा, इसमें सबसे पहले हम जो सैंपल हमारा होता है उसकी वेपोराइजेशन करते हैं, यानी उसके वेपर्स बनाते हैं, वेपर्स बनाते हैं। और वेपर किसके बनाने पड़ते हैं, जो चीज़ सॉलिड में हो या लिक्विड में हो, ठीक है। गैस के लिए ये काम नहीं हम करते। तो वेपर्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर इतना लो रखना पड़ेगा, ठीक है। आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ में से इलेक्ट्रॉन निकालना या उसमें ऐड करना, तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर हम फॉल करवाएंगे उन्हीं वेपर्स के ऊपर, तो वो आयोनाइज हो जाएंगे, यानी उनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर उसको हम एक्सेलरेटर में से गुजारेंगे, एक्सेलरेटर में से हमने इतना वोल्टेज में से अप्लाई करना है ना। एक्सेलरेटर क्या करेगा कि ऑन द बेसिस ऑफ m/e की बेस के ऊपर इन मुख्तलफ जो आइसोटोप होंगे उनको ऐसे सर्कल में घुमाएगा, ठीक है। और फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना है हमने। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, द पॉजिटिव आयन ऑफ ईच हैज़ इट्स ओन m/e वैल्यू, हर एक की अपनी होती है। द मैग्नेटिक फील्ड मेक्स द आयन्स टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रेडियस की बेस के ऊपर मुख्तलफ जो आइसोटोप होंगे वो मुख्तलफ रेडियस के साथ मूव करना शुरू हो जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड में। द आइन्स फॉल ऑन द इलेक्ट्रोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर के ऊपर आइन्स एक सीक्वेंस के साथ गिरेंगे, उसको आयन कलेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है, आयन डिटेक्टर या आयन कलेक्टर भी उसको बोलते हैं। तो वहाँ पे जाके आइन्स वो गिरेंगे। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द पॉजिटिव आइन्स अलोंग द सर्कुलर पाथ इज़ प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, यानी चूँकि किसी भी चीज़ को सर्कल में घूमने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की ज़रूरत होती है, तो वो कहाँ से आएगी, वो मैग्नेटिक फील्ड से अप्लाई होगी, ठीक है। तो ये रिलेशन है जी, ये इक्वेशन है, इसको आपने देख लेना है। नेक्स्ट है कंपेयर विद कार्बन 12। जब हमारे पास ये सारे का सारा आ जाए, हम मतलब फाइंड आउट कर लें कि इसके इतनी पीक्स आई हैं, तो सेम एक्सपेरिमेंट हम विद कार्बन 12 के साथ, चूँकि ये स्टैंडर्ड होता है हमारे पास, इसके साथ हम उसका स्पेक्ट्रम को कंपेयर करेंगे, ठीक है।
तो ये वे है जिसके थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं relative abundance and molecular masses of the compound. Hope so you really enjoy this